नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। अब ये बड़े नेता मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चुनाव की कमान संभालेंगे। इन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दिनेश खटीक, सुरेश राणा जैसे नाम शामिल हैं जो कि भोपाल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी भोपाल में हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सह संगठन मंत्री समेत तमाम ऐसे कद्दावर नेता हैं जो अब मध्य प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं। लेकिन क्या है इसके सियासी मायने और क्या कांग्रेस के लिए इससे जा रहा है संदेश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करेंगे। इनका सम्मानजनक विदाई सन्निकट है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं को उतारे जाने से कांग्रेस डरी हुई है। ये उनके अस्तित्व का आखिरी चुनाव है। 100 साल पुरानी कांग्रेस की जर्जर ऐतिहासिक इमारत इस विधानसभा चुनाव में ढह जाएगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का तूफान चलेगा। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भोपाल पहुंचे नेता देश के अलग अलग कोने से आए कार्यकर्ता हैं। बैठक के बाद सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का प्लान है। बाहर से आए नेताओं के सहयोग से ऐतिहासिक जीत होगी। कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो कोई पूर्व राज्यपाल भी है, तो कोई पूर्व कैबिनेट के मंत्री भी है, तो कोई वर्तमान के पदाधिकारी हैं। वर्तमान की सरकारों में जिनकी भूमिका है, कई चुनाव जीते हैं, कई जगह पर चुनाव लड़ाए हैं, तो ऐसे पारंगत कार्यकर्ता हैं। और ये सभी कार्यकर्ता इनका अनुभव और इनके पुराने समय के इन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर हमें उन सबका व्यापक सहयोग मिलेगा और संगठन को ताकत मिलेगी। तो हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और आने वाले जो सभी प्रवासी कार्यकर्ता हैं उनके अनुभव के आधार पर हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी के चारों खाने चित करने वाले बयान पर कांग्रेस भी भड़क उठी। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी के काबिल नेताओं की कमी है जो दिल्ली से केंद्रीय नेताओं को बुलाया जा रहा है। जब वे भी कुछ नहीं कर पाए तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अधिकांश प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अब ये 50 प्रवासी पक्षी क्या कर लेंगे? अब इनकी सम्मानजनक विदाई निकट है। तो दिल्ली से भूपेंद्र यादव साहब, केंद्रीय मंत्री वैष्णव साहब और अन्य नेताओं को बुलाया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अधिकांश वक्त मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये 50 प्रवासी पक्षी क्या कर लेंगे? इनका सम्मानजनक विदाई सन्निकट है और मतदान के दिन ये सम्मानपूर्वक विदा हो जाएंगे, इनका विसर्जन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 23 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है, पर उससे पहले ही दोनों प्रमुख दलों की आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इस लड़ाई का अंतिम फैसला तो मध्य प्रदेश की जनता ही करेगी। तब देखना लाजमी होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। करेंगे इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी से सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो दिग्गज नेता है वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं प्रेम जी, और हालांकि जब टिकट आई है उसमें भी कई ऐसे कद्दावर नेता है जिनका नाम शामिल है, जिस पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं कि ये तो डिमोशन है, उस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन अब ये जो कैंपेनिंग हो रही है बीजेपी की, इसे किस तरह से आप देखते हैं और कांग्रेस को चारों खाने चित करने का मायने क्या है? क्या आपने बाहर से नेता जो कैंपेनिंग में लगाए हैं उनके माध्यम से अब चुनाव की नैया पार लगाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? परेशान है। दूसरा, जो इनके नेताओं के बयान रहते हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था इनकी रिकॉर्डिंग, जी, तो उन्होंने कहा है, तो मैं कहता हूँ ये पक्षी नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाज हैं जो भ्रष्टाचारियों पे, अत्याचारियों पे जब झपटा मारेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पक्षी थे कि बाज थे।
तीसरी चीज है, भारतीय जनता पार्टी संघनिष्ठ पार्टी है और पार्टी की एक अपनी रणनीति है। उसी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारी संसदीय बोर्ड तय करती है, हमारी कार्य समिति तय करती है, प्रदेश की कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, ये सब तय करने के बाद में कार्यकर्ताओं का आगमन प्रदेश की धरती पे होता है। और हमारा तो थीम यही था G20 सम्मेलन में, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये कहीं पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या चेकोस्लोवाकिया से आयातित लोग तो है नहीं, ये भारत के विभिन्न, इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्य कर रहे थे, जो पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, जो आम जनहितैषी कार्य कर रहे थे, वही लोग हैं। और ऐसे लोग जो पूरे देश में प्रवासी चयनित जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन कार्य में पारंगत है, जिनकी चुनावी योग्यता और अनुभव का लाभ प्रदेश की जनता लेगी, प्रदेश के नेतृत्व लेगा, जो आत्मनिर्भर, अद्भुत, अतुल्य भारत के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसे नेता निश्चित रूप से प्रदेश की धरती पर आएंगे, ऐसे कार्यकर्ता आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ये नहीं होता कि मुख्यमंत्री स्तर हो गया है तो वो कार्यकर्ता नहीं कहलाएगा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को प्रधान सेवक और कार्यकर्ता करके के संबोधित करते हैं। तो हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह वो नीति नहीं है कि अगर एक स्टेट लेवल में पहुंच गया व्यक्ति तो वो अपने आप को कार्यकर्ता की छवि से मुक्त कर लेगा। हमारे यहाँ हर पद का नेता, हर पद, हर दायित्व का नेता अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता है और कार्यकर्ता के स्तर पर ही आकर कार्य करता है। ठीक है राम पंडित जी, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो जाए, बीजेपी संगठन में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब ये जो कार्यकर्ता हैं, इन्हें केंद्र से इतर अब राज्यों में जो जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ इसलिए है कि एक बड़ी चुनौती इस बार सरकार भी मानकर चल रही है, इसलिए कद्दावरों की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी तरह से नैया पार करा दी जाए? जी, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी और मध्य प्रदेश की जो नीतियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बहुत नाराज है। महंगाई का असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर है। वो उससे भी बात करो तो वो कहता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, मेरी पार्टी है, मैं क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेरोजगार घूम रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा है। सांसद को विधायक का, विधायक को सांसद का, आपस में ही वो गट्टसट्ट होता रहता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल जो नेता है उसको टिकट नहीं मिल रहा है, या फिर बाहर से बुलाकर किसी को टिकट दे दिया जाता है। जैसे कि अभी चाचौड़ा में कोई 10-20 दिन पहले आया, उसको टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विधायक थी, पूर्व विधायक थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसा कई सीटों पर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। और आप देखिए कई नेता भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। पूर्व सांसद छोड़ चुके हैं, बोध सिंह भगत, दीपक जोशी जो इनके विधायक रह चुके हैं वो छोड़ चुके हैं, गिरिजा शंकर शर्मा विधायक, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी वर्तमान विधायक। तो 20 साल में मैंने नहीं देखा कि कभी भारतीय जनता पार्टी में इतने नेताओं और इतने कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी को छोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता और नेता है नहीं, और हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, बेरोजगारी से, महंगाई से वो स्वयं बहुत पीड़ित हैं। तो बाहर से इन लोगों को बुलाया गया है। अब बाहर के लोग आएंगे, बताइए मध्य प्रदेश की जनता को क्या आश्वासन देंगे, और मध्य प्रदेश की जनता फिर उनको कहाँ ढूंढती फिरेगी। क्या ये बाहर के लोग पेट्रोल को कम कर पाएंगे? क्या डीजल की कीमत कम कर पाएंगे, गैस की कीमत कम कर पाएंगे? जहां भी जाएंगे सवाल तो वही है ना, महंगाई। क्या दूध, दही, दाल, चावल के रेट कम कर पाएंगे? क्या स्कूल की फीस कम कर पाएंगे? क्या दवाइयों, जो महंगी दवाइयां मिल रही हैं उनके रेट कम कर पाएंगे? तो बाहर के लोग आखिर मध्य प्रदेश में क्या ऐसा कौन सा ज्ञान देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? बल्कि मध्य प्रदेश की जनता ये कहेगी कि भाई 20 साल से आपकी सरकार है, आप बाहर से लोग आए हैं, तो आपके आने की क्या जरूरत है? यदि शिवराज जी ने काम किया होगा तो फिर जनता वैसे ही उनको वोट देगी। जब काम ही नहीं किया है, जनता शक्ल ही नहीं देखनी चाहती है। जन आशीर्वाद यात्रा में इनका जबरदस्त विरोध किया गया, और हालात तो ये हो गए कि अब केंद्रीय मंत्रियों को विधायक, पार्षद और सरपंच का चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैंने तो सुना है कि जी आपकी बात पूरी करें राम पांडे जी।
हालात भारतीय जनता पार्टी के इतने खराब हो चुके हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में लाया जा रहा है। बताइए, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, उस केंद्रीय मंत्री को आप दिमनी विधानसभा में आपने सीमित कर दिया, तो ये तो देश की जनता के साथ धोखा है ना, देश के किसानों के साथ धोखा है। और उस केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया है जिसके रहते हुए कि दिल्ली में 700 किसानों ने हत्या हो गई थी, 700 किसान देश पर शहीद हो गए थे, उन केंद्रीय मंत्री को टिकट दे दिया। रेल मंत्री, 300 लोग मारे जा चुके हैं ट्रेन एक्सीडेंट में, और रेल मंत्री मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। देश में इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। हिंदुस्तान के सारे मंत्रियों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगा दी है, तो हिंदुस्तान को तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया है। मतलब देश की चिंता नहीं है, बात करेंगे देश की, राष्ट्रवाद, ये वो फलाना ठिकाना, और देश को छोड़कर मध्य प्रदेश में पड़े हुए हैं। संविधान का ये अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, केंद्र से तनख्वाह ले रहे हैं, केंद्र से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, और सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, सरकारी खर्चे पर आ रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में पड़े हुए हैं। मोदी जी भी पिछले 3-4 महीने में 7-8 बार आ चुके हैं, पता नहीं वो भी कौन से सरपंची का चुनाव मध्य प्रदेश से लड़ना चाह रहे हैं। तो इन्होंने एक मजाक बना रखा है, जो जनता इनके बहकावे को समझ चुकी है, जनता अब इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती है। 20 साल में मध्य प्रदेश की जनता इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, इनको घर बिठाना चाहती है, वो इनको 10-20 सीटें भी नहीं देना चाहती है। कुछ एक आध कहीं से जीत जाए तो एक बात अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इनको शक्ल नहीं देखना चाह रही है, इनको पूरी तरह से घर बिठाना चाहती है। अब ये चाहे ट्रंप को लाए, बाइडेन को लाए, किसी को भी लेकर आए, मध्य प्रदेश में अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सुनील जी का रुख कर लेंगे। सुनील जी, आपसे समझना चाहेंगे हम कि अब जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम तक जब मध्य प्रदेश में आ चुके हैं बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने, इसे क्या एक कारपेट बॉम्बिंग के तौर पर देखा जाए जो बीजेपी कर रही है? किस तरह की स्ट्रेटेजी है? क्या वाकई में इस बार कोई चुनौती मान रही है, इसलिए ये तमाम दिग्गजों का जमावड़ा हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, या किसी और तरह की रणनीति है जिसके तहत बीजेपी इन्हें ला रही है? अमित, जैसा कि आपने किया कि स्टाइल ऑफ बीजेपी वो हर एक चुनाव को एक युद्ध की तरीके से लेती है, और जहां तक एक बात है कि दूसरे राज्यों से जो नेताओं को बुलाया गया है, जैसे अभी देखा हमने कि काफी सारे उत्तर प्रदेश से जो मंत्री, सांसद, विधायक हैं, तो ये कोई नई बात, पहली बात नहीं। इसके पहले भी आप देखेंगे कि जब भी इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, खुद पश्चिम बंगाल में हमारे जो कैलाश विजयवर्गीय थे उनको बना के भेजा गया था, या कर्नाटक के चुनाव थे, कर्नाटक में भी जो कांग्रेस से कई सारे लोगों को वहां जिम्मेवारी दी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होता है, पार्टियां करती हैं। लेकिन इस सबका ये मध्य प्रदेश में चूंकि हम लोग पहला इस तरीके का हम देख रहे हैं, तो ये इस बात का इशारा है, और बल्कि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांटे की लड़ाई हो चुकी है। और बीजेपी वाकई में जिस तरीके से लग रहा है कि उसको एहसास हो रहा है कि इस बार मामला, चूंकि 2018 में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है कुछ सीटें कांग्रेस की आई थी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उसके बाद 2020 में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, खेमा, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। तो कुल मिला के अमित है कि इस बार बीजेपी जो है बिल्कुल फूक के कदम, इसको कहते हैं ना कि युद्ध में हर स्तर पर जब सेना जो है जब कहीं उतरती है, हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा तो उन्होंने अपनी आर्मी को भी जो है जमीनी स्तर पे भी उन्होंने अपना वो जो है फौज को आगे बढ़ाया। फिर वहां की एयरफोर्स ने भी वहां पे उसको वहां पे हमला किया। तो ये इसी तरीके से है कि हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि वो हम इस तरीके से वो अलग अलग मोर्चों पे वो जो है वो अपना करना चाहती है। और एक तरीके से जो इनको जो बाहर से नेता भेजे गए हैं वो एक तरीके से उनका एक अपना है कि पूरा हम देखते हैं कि बीजेपी में केंद्रीय ये बात जाहिर तौर पर है कि सब कुछ ऊपर के स्तर पर तय हो रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के स्तर पे कहीं कुछ नहीं है, सारी रणनीति बन रही है वो उनकी दिल्ली के स्तर पर बन रही है। तो ये सब बाहरी राज्यों से जो नेता आते हैं वो एक तरीके से वो एक अपना सेकंड एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो रहता है कि भाई हम राज्य के नेताओं से जो कुछ वो पिक्चर दिखाना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे, वो ये नहीं, हम केंद्रीय नेतृत्व जो है वो दूसरे बाहर के नेताओं को भी वो भेज के और उन तरीके से अपना फीडबैक लेते हैं। और कुल मिला के ये पूरा है कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि मामला बहुत इस बार कांटे का है, वो फूक के बहुत
कदम रख रही है। और हाल ही में जो ये दूसरी लिस्ट में जो करीब 7 सांसद सदस्यों को, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी उन्होंने विधानसभा चुनाव जो कई लोग जो है 30-30 साल बाद जो है वो जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे 5-5, 6-6 बार से, उनको विधानसभा में उतारा है। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में बहुत इस बार कांटे का मुकाबला है और इस सब में है कि बीजेपी हर मोर्चे पर वो फूंक फूंक के कदम रख रही है। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बीजेपी फूंक फूंक करके कदम रख रही है, लेकिन आपसे इस आरोप पर भी मैं जवाब लेना चाहूंगा कि जब केंद्रीय नेताओं के केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उन्हें राज्य में जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो क्या ये देश की जनता के साथ धोखा नहीं है? बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि कई ऐसे मंत्रालय जिसका प्रभार ये मंत्री संभाल रहे थे, लेकिन अब चुनावी कैंपेनिंग में इन्हें भिड़ना पड़ेगा, लगातार काम भी करने पड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी दूसरी चीज है जी। निर्विरोध रूप से जितने भी नेताओं के पास में हमारे जो कार्य मिला हुआ है उनको सुचारू रूप से चलता रहेगा। 6 महीने बाद अपन जब बात करेंगे तो ये 6 महीने के अंदर भी उन क्षेत्रों में जो विकास है वो आपके सामने रखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे वो कार्यकर्ता मीट हो, चाहे कोई और कार्यक्रम हो, पत्रकारों के समक्ष अपनी बातों को रखता आया है। तो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में कर ली है। 24/7 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फील्ड में कार्य करता है और देश के हित में ही कार्य करता है। दूसरी चीज है तो इन्होंने बोला इनकम, पर कैपिटा इनकम भारत की कितनी हुई है। दूसरा चीज है प्रदेश का जो जीडीपी 16% है। लोकतंत्र जो राहुल जी बोलते हैं, इन्होंने लोकतंत्र की बात करी थी, तो विदेश की भूमि पर जाकर ये कहना कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, क्या ऐसे लोकतंत्र के खिलाफ बयान देने वाले नेता के लिए आप कोई शब्द कहेंगे? तीसरा, कांग्रेस में जो अभी इन्होंने दिग्विजय सिंह साहब ने 70 लोगों की लिस्ट दी थी और उसका खंडन नेता प्रतिपक्ष माननीय गोविंद सिंह जी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे होगा, उसके बाद तय किए जाएंगे कैंडिडेट। मतलब इस प्रदेश के नेताओं को इनका राष्ट्रीय नेतृत्व भी पूर्ण तरह से नकार चुका है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी क्षेत्र का, भारत के किसी भी क्षेत्र का नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसका स्वागत होता है भारत की भूमि पे, हमारे प्रदेश की भूमि पे। तीसरा, जो सुरजेवाला जी को ये लेकर आए हरियाणा से, जैसे बोल रहे बाहर के नेता, तो सुरजेवाला जी क्या चांद से आए? वो भी तो पास ही के राज्य से आए, जो खुद की अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। ऐसे नेता इनके यहाँ पर आकर तय कर रहे हैं पार्टी के टिकट। और दूसरा, भारत के विकास की अगर बात करेंगे तो 7.8% के साथ में जीडीपी के साथ में G20 देशों से भारत की विकास दर ज्यादा है, महंगाई दर कम है। और दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें भारत दूसरे से तीसरे पायदान पे है। जॉर्जिफा का एक स्टेटमेंट था कि आगामी 5 से 10 वर्षों में भारत महाशक्ति बन जाएगा, जिस हिसाब से भारत को विकास दर मिल रहा है। और अंतिम बात मैं कह दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी को परिवार के रूप में मानता है, पार्टी के सदस्य को परिवार के रूप में मानता है। और कांग्रेस की विडंबना यह है कि कांग्रेस एक पार्टी को परिवार मानती है, वही परिवार तय करता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। धरातल पर इनकी योजनाएं शून्य होती, अक्षुण्य होती है। जितने भी भ्रष्टाचार कांग्रेस ने करे, कभी भी बड़े नेताओं ने इनका खंडन नहीं करा। दूसरा, जितने अनर्गल बयान इनके घमंडिया गठबंधन से आते हैं उसका ये खंडन नहीं कर पाते हैं। तो प्रदेश की धरती पर ये नेता कहां से लाएंगे? इनके पास उस स्तर के नेता ही मौजूद नहीं, उस स्तर के कार्यकर्ता ही प्रदेश में मौजूद नहीं। यही कारण था कि राहुल जी अपनी पारंपरिक सीट छोड़ के वायनाड जाके चुनाव लड़े थे। दिग्विजय सिंह साहब जब गोवा के प्रभारी बने थे तो वहां के मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे कांग्रेस के, नवेलिम जी ने पत्र लिखा था सोनिया गांधी जी को और ये कहा था दिग्विजय सिंह साहब के कारण हम सरकार नहीं बना पाए। और दूसरा, अभी जो मन आक्रोश यात्रा है, जन आक्रोश नहीं, मन आक्रोश, जो मन आक्रोश यात्रा है उसमें से ये अपने ही नेताओं के फोटो हटा दिए। कौन सा बड़ा नेता इनकी यात्राओं में जा रहा है? और एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा हुई थी, जितनी भी यात्रा भारतीय, चाहे वो एकात्मवाद यात्रा हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे विकास यात्रा हो, उसमें प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व हमारे साथ था, क्योंकि हमने धरातल पर आम हितैषी योजनाएं चलाई। चलिए जवाब भी ले लेते हैं जी, जवाब दें डॉक्टर राम पांडे जी। जी इन्होंने कहा जीडीपी ये कर दी, जीडीपी वो कर दी, मतलब और खुद ही अपने आप को झूठा साबित कर देते हैं। यदि जीडीपी ये होती वो होती तो ये फिर ये 1000 रुपए देने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना। 80 करोड़ लोगों को देश में राशन बांटने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। ये तो खुद ही अपने आप को झूठा साबित करते हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो इस तरह के कार्य हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं,
ठीक है, इन्होंने कहा कि वो काम चलता रहेगा। भाई आपको पार्टी से इतना लगाव है तो आप इस्तीफा दो। मोदी जी किसी दूसरे सांसद को केंद्रीय मंत्री बना देंगे, दूसरा सांसद उस काम को देख लेगा। फिर ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री छुट्टी नहीं लेते, तो इनकी एप्लीकेशन चेक होनी चाहिए कि जब ये पार्टी का काम करने आ रहे हैं तो ये छुट्टी लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या मोदी जी हमेशा की तरह झूठी बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी के बारे में विशेषकर बोला जाता है कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं। जब पार्टी का काम करने आ रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री का काम तो है नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है देश को चलाना, सरकार को चलाना, देश में विकास के कार्यों को देखना। यदि आप पार्टी का काम कर रहे हैं तो आपको छुट्टी लेकर आनी चाहिए। तो ये सारी के सारी जो झूठी कहानी है, और इन्होंने पता नहीं कहाँ नौटंकी कर दी। ठीक है, परिवारवाद हमारी पार्टी में तो है, हमारी पार्टी में तो परिवारवाद है। योग्य होता है तो हम तो टिकट देते हैं। दिग्विजय सिंह का बेटा 50,000 से जीतता है, दिया। इतनी भयानक लहर में कमलनाथ जी का बेटा जीता, लेकिन ये परिवारवाद होने के बाद भी नकारते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया, इस बार पिता को दे दिया, अब ये कहते हैं परिवारवाद नहीं है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये बाप बेटे के संबंध को खराब कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि नहीं वो उनके पिता नहीं है, नहीं ये इनके बेटे नहीं है। अब ये कह रहे हैं जालन सिंह और प्रहलाद पटेल भाई भाई नहीं है। बेचारे वो दोनों कह रहे हैं हम तो भाई भाई है, और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, ये दोनों भाई नहीं है। मतलब कितनी ये घटिया बात करते हैं अपने नेताओं के बारे में। मतलब उनका जो पिता पुत्र का, माँ बेटे का, भाई भाई का संबंध है, ये संबंध को ही खत्म कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ बोलने की आदत है वो जाएगी नहीं। और फिर अंत में जो टॉपिक वही था कि भाई प्रवासी लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है। अब ये जितने भी प्रवासी हैं जिनका भी नाम लिया जा रहा है, इनसे ये दुगनी मात्रा में कर्नाटक गए थे। मोदी जी ने दुगनी मात्रा में वहां झूठ बोला, भाषण बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें इकट्ठा करके लेकर आए थे। और शिवराज सिंह भी गए थे, पूरा मध्य प्रदेश के भी कई नेता कर्नाटक में गए थे। तो कर्नाटक में नहीं झूठ चला, क्योंकि झूठ जो होता है कुछ समय तक चलता है। इन्हीं के नेता अटल जी ने कहा था कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को सभी समय के लिए नहीं। केंद्र में इन्होंने 9 साल तक लोगों को भ्रमित किया, मध्य प्रदेश में 18-19 साल भ्रमित किया, लेकिन जो अटल जी ने कहा था वो बात अब सच हो रही है कि अब हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इनके अब झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। अब मैंने कहा ना, ये बाइडेन को ले आए, ट्रंप को ले आए, किसी को भी ले आए, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता है। और ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव उन्होंने कहा था 200 पार, इस बार कह रहे हैं 150 पार, मतलब 50 सीटें तो इन्होंने खुद ही ने कर ली। चलिए ठीक है, इस पर जो है जरूर जवाब लूंगा, प्रेम जी से जरूर जवाब लूंगा मैं, लेकिन उसके पहले हम सुनील शुक्ला जी का रुख कर लेंगे। सुनील जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, लेकिन सवाल वही है कि अब जब बाहरी जब आ रहे हैं तो क्या ये नैया पार लगा सकते हैं? बीजेपी की चुनौती है, और इस चुनौती से कांग्रेस कैसे पार पा पाएगी? क्या कांग्रेस के लिए भी किसी तरह का चैलेंज आप मानते हैं? निश्चित तौर पर मैं फिर दोहराऊंगा, अमित की जो बाहरी से बात आ रही है ये हमेशा नई बात नहीं है, ये हमेशा दोनों दलों में होता है। जहां कांग्रेस की जो बड़े नेता जब दूसरे राज्यों में चुनाव जब होता है जिम्मेवारी ली जाती है, इसी तरीके से बीजेपी में भी देखा, मैंने उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल का कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी चुनाव में भूमिका अदा की थी। जहां तक आपने कांग्रेस का सवाल किया तो वाकई में कल जिस तरीके से जो है ये पहली लिस्ट, और कल जिस तरीके से बीजेपी ने जो 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें करीब 7 सांसदों को, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और एक जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी इंदौर एक विधानसभा चुनाव से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा, उन्होंने कहा कि भाई मैं वो अंदर से उतना खुश नहीं हूँ। जहां तक कांग्रेस की चुनौती की बात है तो निश्चित तौर पर जो है ये, पहले तो मैं बता दूं कि इनमें से ज्यादातर जो सीटें हैं ये वो सीटें हैं जिनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और बीजेपी ये मान चल रही है कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव में वो भी एक तरीके से बहुत करीबी मुकाबला था, वो भी एक तरीके से कांटे की टक्कर थी। तो एक तरीके से बीजेपी ने अपने इन सांसदों को, राष्ट्रीय महासचिव को उतार के उन्होंने कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है कि कांग्रेस को वाकई में अब इनके मुकाबले नो डाउट ये बड़े चेहरे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने ऐसा करके एक साथ एक तीर से, जिसको कहते हैं कि कई शिकार करना, मुझे लगता है कि ये ऐसा किया है कि बहुत सारे जो लोग थे
ये आ रहा था कि जो अपने बेटों के लिए चुनाव जो है टिकट मांगने वाले थे और उसमें से सब अधिकांश बड़े नेता थे, एक तरीके से पार्टी ने उनको ही चुनाव मैदान में उतार के वो संभावना एक तरीके से लगभग खत्म कर दी, क्योंकि अब नहीं लगता कि इंदौर से बिल्कुल इसी पर कहीं न कहीं एक कोशिश भी थी लगता है पार्टी की कि इसका आरोप किसी तरह से विपक्ष पर ना लगे कि परिवारवाद हो रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अभी जो बाहरी आए हैं किस तरह से नौका पार लगा पाते हैं, कांग्रेस के पास क्या एक्शन प्लान होता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।